हेलो बच्चों, डीएनएस में आपको स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी यूनिट 6 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसको डिस्कस करेंगे होता क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम लोग कैसे बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, और बेस थ्योरम का प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में भी कवर करेंगे। लेकिन इसका जो बेस है बेस थ्योरम का, इस लेक्चर में हम लोग कवर ऑलरेडी कर रखेंगे। बस वहां पे मैं एक लाइन से बस लिखता जाऊंगा, आप लोग को वो बात समझ में आती जाएगी। तो इस लेक्चर में हम ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगले लेक्चर के लिए। बेस थ्योरम जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है, मतलब लोग बहुत परेशान होते हैं बेस थ्योरम को लेकर के, और थोड़ा सा उसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, बट है एकदम आसान सा। आप बस इसको आराम से इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, आपको सारी बात अच्छे से समझ में आती जाएगी। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन समझाने से पहले, डेफिनेशन तो सब समझ में आ जाता है। डेफिनेशन समझाने से पहले हम आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने से मतलब से पहले क्या है कि सिंपल, अगर हमारे पास कोई सैंपल स्पेस सपोज कर लीजिए, एक सैंपल स्पेस, इसमें हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सैंपल स्पेस है। एक इवेंट हम ए डिफाइन कर रहे हैं, एक इवेंट ए डिफाइन करें, फिर एक सेट ए डिफाइन करें जिसमें हमारे सारे इवन नंबर हो, सपोज कर लीजिए। तो इसमें से 2 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, है ना। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो, तो अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, एक एक्स्ट्रा नंबर भी ले लेते हो। सपोज कर लेते हैं कि सारे इवन नंबर 6 भी ले सकते हैं, 8, जरूरी नहीं कि ए इसका सबसेट ही, जरूरी नहीं है, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ऐसे हो गया ना, ये हो गया। और हम लोग एक और सेट डिफाइन कर रहे हैं बी, अभी मैं समझाऊंगा क्या है इसका मतलब, जिसमें हमारा 1, 2, 4, 5, ठीक है, हाँ, 7, 8, 6 भी लिख दे रहे हैं, 12, 15, ठीक है ना, 12, 15, और ये 6 हटा देते हैं, जान दिए 6 हटा देते हैं। 6 हटाने से कुछ होगा नहीं, बस अब वो समझ में आएगा अच्छे से, बस इसलिए बस ये ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इस सेट के एलिमेंट का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम देखना चाहें तो इवन नंबर, हमारा क्या इवन नंबर इसमें है कितना, कोई ऐसा नंबर है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा समझने के लिए मुझे थोड़ा सा एग्जांपल और चेंज करना पड़ेगा, रुक जाइए, और हम करते हैं चेंज। 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। चलिए समझा दें, ए क्या है, इवन नंबर, ए क्या है, इवन नंबर है। बी क्या डिफाइन कर रहे हैं, बी डिफाइन करें, सपोज कर लीजिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना। ए में हमारे इवन नंबर आएंगे और बी में हमारे प्राइम नंबर आएंगे। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहें तो इवन नंबर कौन कौन से इसमें है बताइए, 2 है, 4 है और 6 है, मतलब नंबर ऑफ 2, 4, 6 जितने इनकी फ्रीक्वेंसी होगी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ किसका, एस का, है ना। या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कितने नंबर मिले, यहाँ मिले 3 और यहाँ मिला टोटल 6, तो कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/2 आ गई। ये प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 आ गई, ठीक है। मतलब एस में जो ए की प्रोबेबिलिटी है हमारी, ये आ गई। पर अगर हम यहाँ पे एक और चेंज करें, हम देखना चाह रहे हैं कि इस प्राइम नंबर में, इस सेट बी में, जो कि क्या क्या आएगा,
2 आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, बस इतने से कर ले रहे हैं। इसमें एक ही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इसमें कितने इवन नंबर हैं? इसमें जो हमारे इवन नंबर है, यही तो कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा इवन नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। इवन नंबर केवल यही है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये जो हम लोग बी को निकाल रहे हैं ना, ये जो हम लोग बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और बी के अंदर ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यही क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग सिंपल ये वाली प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे हैं, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ अ सेट। किसी पर्टिकुलर सेट या फिर किसी पर्टिकुलर सैंपल स्पेस को सपोज करके, किसी सैंपल स्पेस के बेसिस पे हम लोग किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो मतलब अगर हम यहां से अब देखना चाहो तो ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एस है। इसको हम लोग गिवन से डिफाइन करते हैं। और ये क्या है, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब बी को सेट मान करके ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। मतलब बी में ए की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी से, क्योंकि देखिए ए क्या है, इवन नंबर है, और जबकि इसमें है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 आ गई। और यहाँ क्या है, एस क्या है, यहाँ 1 से लेकर 6 तक है, इसमें ए क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो इसमें ए की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 1/2। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हम सैंपल स्पेस चेंज कर दें या सैंपल स्पेस पे कंसीडर करके हम एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ग्राउंड चेंज कर दे। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल एक समझिए, मैं हमेशा समझाता हूँ कि सपोज कर लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, उससे बाहर कोई दुनिया नहीं है, सपोज सबसे बड़ा जो सेट है यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, अगर हम किसी भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या होगी, तो कुछ होगी। सपोज कर लीजिए एक यूनिवर्सिटी में 10,000 लोग हैं, है ना, 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी भी एक गर्ल्स को सेलेक्ट करें, सपोज कर लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो 6,000 गर्ल है और 4,000 बॉयज है ना। तो ये होल सैंपल स्पेस हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4,000 अपॉन में 10,000 2/5। ये प्रोबेबिलिटी हमारी गर्ल की हो जाएगी, सॉरी 6,000 है ना, 3,000 3/5, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी ना। अगर हम ये यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया हटा दें, ये यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया हटा करके हम क्या करें, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रोबेबिलिटी देखना चाहें, तो ये होल सैंपल स्पेस था, बट हमारा इंटरेस्ट किस क्या है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितना है प्रोबेबिलिटी गर्ल की। तो ये जो हमारा इस केस में आएगा वो तुरंत क्या चला जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चली जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें गर्ल की इंटरसेक्शन देखनी है इससे, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आइए अब देखिए, थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट in probability theory that describes the probability of an event occurring given that another event has already occurred। given that कि कोई भी एक इवेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे अकर हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी कोई इवेंट हो चुका है, उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पे हम लोग वो डिस्कस करते हैं। This document provides a formal definition, key properties and illustrative examples क्या है, और it is denoted as probability that A given B, ठीक है ना, A given B, यहाँ given B होगा, एक सीधी लाइन होती है, टेढ़ा मत बनाइएगा डिवाइड वाला, ऐसा कोई ऐसी लाइन बनाइएगा, यह है गिवन, ठीक है ना, A given B होती है। अब डेफिनेशन क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ए गिवन बी, मतलब ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी इज डिफाइंड एज। अब ये कैसे आया, देखिए ध्यान से समझिए, हम जब सैंपल स्पेस एस बना रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
या फिर हम ऐसे कहें जो बी वाला हम लेके चल रहे थे सेट, जो प्राइम नंबर लेके चल रहे थे, तो 2 था, 3 था, 4 था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, यही था, यही 4 एलिमेंट थे ना। और ए क्या था हमारा, 2 4 6 इवन नंबर है ना। तो हम कहते हैं ए को हम बी में खोज रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ए का बी से ए इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में है, तो ए का इवेंट खोजे तो उसका नंबर हम ले रहे थे और टोटल नंबर हम बी से डिवाइड कर रहे थे, तभी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/4 आई थी। अगर हम इसको एनएस से डिवाइड कर, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही क्या है हमारा, ए गिवन बी है, जो कि यहाँ पे ऐसे डिफाइन है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0, इट विल बी इक्वेशन नंबर 1। या इसको छोड़ दीजिए भी, अगर लेस देन 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऐसे डिफाइन तो हो नहीं सकती लेस देन 0 से, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 इज इंश्योर्स द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, नहीं तो प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट की होती नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। दिस फार्मूला रेस्ट्रिक्ट्स द सैंपल स्पेस टू इवेंट बी, मतलब सैंपल स्पेस ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं, इवेंट ऑफ बी को सैंपल स्पेस ट्रीट कर रहे हैं, एंड कंप्यूट द रिलेटिव लाइक्लीहुड ऑफ ए विद इन द स्पेस, मतलब बी में ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम निकालते हैं किससे, ए गिवन बी से निकाल रहे हैं, है ना। की प्रॉपर्टी से ये प्रोबेबिलिटी है तो सीधी सी बात है कि 0 से बड़ी या बराबर या 1 से छोटी या बराबर होगी, मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। इंडिपेंडेंस क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल तुम जानते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी। अब सपोज करिए कि बी के रिस्पेक्ट में अगर ए की प्रोबेबिलिटी वही आ रही है जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मतलब बी का होना ना होना कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ए और बी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है। तो यहां से वही लिखा गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यानी कि यहां से डेफिनेशन बनाइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट इसे बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, कैप नहीं यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना, कुछ कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो ही जाती है। ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी, ठीक है। अब कहीं कहीं इस इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी लिखते हैं, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हर जगह नहीं लगता है, ऐसे ही लग जाता है, तो ये मत सोचिए गलत दिया है, छपा नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ठीक है। अब चेन रूल क्या होगी, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही है चेन रूल। ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसको ही बोलते हैं ऑफ डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। तो कुछ है नहीं, है ऐसा ही होता है, ठीक है। एक तरह से पार्ट पड़ेगा, आप लोग को आगे समझ में आएगा, एक तरह से यही फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, अब हमारे पास सपोज कर लीजिए कि एक इवेंट हमारा ये है, ठीक, एक इवेंट है हमारा, मान लीजिए कैपिटल बी, ठीक है, इसके हमने बहुत सारे पार्टीशन कर दिए, सपोज कर लीजिए ऐसे पार्टीशन कर दिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्टीशन, रैंडम बना दे रहे हैं, चलिए
तो ये हो गया हमारा बी टोटल, ये हो जाएगा हमारा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा B5, ऐसे करते 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 ये हमारा आ जाएगा BN। ठीक है ना, ये BN हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम एक सेट बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए एक सेट है, इसी B में से हम एक सेट बना रहे हैं जिसके लिए हम लोग A की प्रोबेबिलिटी बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम A की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, ये हमारा सेट A, ऐसे ये है हमारा सेट ए। ये सेट ए बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, बस हम सेट ए डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें निकालना है क्या, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या है? तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर ये आप, तो ये ए हमारा कहाँ कहाँ है, देखिए ए इस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर ए की प्रोबेबिलिटी इस बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी इसके 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 रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इन सब के रिस्पेक्ट में ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और निकालने के बाद फिर हम सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, तो हमारी ये ए की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का इमेज बन रहा है। अगर आप देखोगे तो हम अगर ए को डिफाइन करें केवल, तो हमारा ये ए ऐसा ही था समथिंग, जिसमें बी के कुछ हिस्से ऐसे कटे पिटे मिल रहे थे, है ना, बी के हिस्से कुछ इस तरीके से कटे पिटे मिल रहे थे। इस तरीके से हम लोग ए की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे थे, है ना, जिसमें से हम देखा जाए तो ये होल इवेंट ए है, और ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा B5, ये हो जाएगा B6, ये हो जाएगा B7, ये हो जाएगा B8, ये हो जाएगा B9, ये हो जाएगा B10, ये हो जाएगा B11, ये हो जाएगा B12, ये हो जाएगा B13, ये हो जाएगा B14 और ये हो जाएगा B15। ऐसे हमारे बन रहे हैं, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा B। तो हम A की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फिर A की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फिर A की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। ये पार्टीशन है B का, जो कि कुछ इस तरीके से था, B ऐसे से कटा पिटा था हम, लेकिन उसमें से केवल A का हिस्सा निकाल रहे हैं, जिसमें से कुछ हिस्से हो सकते हैं B के B2 के ऐसे बाहर निकले हो, बट हम इसको केवल A वाला पार्ट जो है उसका पकड़ रहे हैं, जो कि A में आ रहा है, केवल इसी को पकड़ रहे हैं। और फिर इनको अगर हम सम कर देंगे इन सारी प्रोबेबिलिटी को, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी ए की। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का B1 से इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का B2 से इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का B3 से इंटरसेक्शन, सबका सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और फिर एंड सो ऑन। अब इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, फिर प्लस ए गिवन B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड सो ऑन। यानी कि लिख सकते हैं I फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी दैट A गिवन BI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BI, जो किसके बराबर हो जाएगा, होल प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर हो जाएगा। और इसी को ही बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा I फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन BI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BI हमारा हो जाएगा। और फिर इसी की हेल्प से हमारा बेस थ्योरम प्रूफ होता है। ये उल्टा ये एक्चुअल में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसी B का अगर पार्टीशन चालू कर देंगे तो इसी पार्ट में हमारा, ये एक्चुअल में ए के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हाँ ये ए की प्रोबेबिलिटी निकल रहा है। अगर हमको बी की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, सपोज कर लीजिए अगर हम अब सेम तरीके से अगर हम ए की पार्टीशन करना चालू कर दें, हमको ये निकालना प्रोबेबिलिटी दैट A1 गिवन B, मतलब A1 A2 हमारे ऐसे बहुत ढेर सारे पार्ट में टूट जाएंगे, फिर उसमें से B को निकालेंगे, तो हमारा कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट B गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर AI कर ले रहे हैं, AI प्रोबेबिलिटी ऑफ AI अपॉन में समेशन होगा प्रोबेबिलिटी दैट B गिवन AI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, हमारा ये हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं बेस थ्योरम। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। हमें उम्मीद है कि इतनी बात अभी आप लोग को समझ में आ गई होगी। यही होता है बेस थ्योरम, व्हिच इज नथिंग व्हिच इज आल्सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है, यूजिंग दिस थ्योरम, है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि हाँ ये तो हो गया, सॉरी। फिर ये हमारी बीएससी,
दो पेज था क्या ये? नहीं, चलिए। हाँ, तो हमारी ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसका नवोदय बैच के थ्रू चल रही है, जिसकी ऑफर प्राइस में मात्र 1250 है, जिसमें आप लोग को 2 मेजर 2 माइनर कोर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ फीचर्स क्या है, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास, लाइव डाउट क्लास आपको मिलेंगे, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे और आपकी वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज भी आपको मिलेंगी, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ का है और वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक होगी। आप अगर इस कोर्स को और कम प्राइस में अवेल करना चाहते हो तो DNS20 कूपन कोड लगा के आप इसको 1000 तक सीमित कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक बुक भी शायद नहीं आती होगी और उतने में आपको ये पूरा कोर्स 4 के चारों पेपर का मिल जाएगा विद फर्स्ट यूनिट। अगर आप चाहो तो अगर चेक करना तो इस ऐप को डाउनलोड करके पहली यूनिट आप फ्री है आप देख सकते हो, और इससे ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि एग्जांपल है कि रोलिंग डाई कंसीडर ऑफ रियल 6 साइडेड डाई विद इवेंट्स क्या है 2 4 6 और रोल इज ग्रेटर देन 3। ये पहला इवेंट है कि रोल इज इवन नंबर, और दूसरा क्या है कि रोल क्या है ग्रेटर देन 3 है। ये दो इवेंट हमारे बन रहे हैं। अब कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोल इज इवन गिवन इट इज ग्रेटर देन 3। सॉरी, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करनी है, ये फाइंड करनी है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब बी हो, मतलब 3 से ज्यादा हो और वो इवन भी हो, मतलब केवल यही वाला दिख रहा है। बी के रिस्पेक्ट में हमको ए की प्रोबेबिलिटी क्या रही है, इसका आंसर देखना चाहो तो यहाँ से 1/3 आ गई है। हम बिना कैलकुलेट किए यहीं से बता दी, क्योंकि ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब इसमें हमारा रूल का इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर ये है और ये सॉरी तो ये है, तो कितना आ जाएगा 2/3 नॉट 1/3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट कि ए हमारा क्या है, ए है हमारा 2 4 6 है और बी क्या है, बी है हमारा 4 5 6 है। ठीक है, और हमारा 6 साइडेड डाइस है, तो एस क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो यहां आ जाएगा केवल 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1 है और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो और ये हो जाएगा टोटल कितने 6, 1/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी आपकी 4 5 6 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। तो अब बाय डेफिनेशन हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगी, ए गिवन बी इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा डिफाइन जरूर करिएगा कि ये हमारा ये चीज है, ये चीज हमारी ये है, बस आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं कैसा हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1/6 अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने, हाँ सॉरी, यहाँ 2/3 होगा ना, 2/6 होगा, हाँ 2/6, यहाँ भी 2/6, यहाँ 4 होगा और 6 भी होगा। हाँ, यहाँ 6 भी होगा और ये हो जाएगा 2/6, तो 2/6 और 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 2/3। ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। आप बाय फार्मूला भी कर सकते हो और बाय थिंकिंग भी कर सकते हो। कॉमन हमारा इतना टर्म आ रहा है एन इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन ऑफ बी कर लेंगे तो भी आ जाएगा। मतलब ये भी एक डेफिनेशन इससे भी यूज कर, इसका भी यूज कर सकते हैं कि एन ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग आ रहे थे, 2 लोग आ रहे थे, और नंबर ऑफ बी कितने हैं, नंबर ऑफ बी हमारे 3 लोग हैं, तो 2/3। ये भी ऐसे आंसर भी डायरेक्ट आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी के सेंस में इसको सुंदर लगने के लिए बनाया गया और कोई कारण नहीं है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये मैं ऐसा लिख के बता दे रहा हूं क्योंकि इसी में ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से डिवाइड नंबर ऑफ एस से डिवाइड करके ये प्रोबेबिलिटी का सेंस बनाया था। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 2 क्या है, मेडिकल टेस्टिंग। अ मेडिकल टेस्ट फॉर अ डिजीज हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 0.01, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिजीज, डिजीज अगर है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है,
प्रोबेबिलिटी दैट 0. t गिवन d इज इक्वल टू 0.5, मतलब की प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव, मतलब कि हाँ निकल रहा है डिजीज जबकि एक्चुअल में डिजीज है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिखा रहा है कि डिजीज है जबकि एक्चुअल में डिजीज नहीं है, ये भी है। तो कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ d गिवन t, तो ये क्या करना है कि d गिवन t निकालने की बात हो रही है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ d गिवन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t गिवन d है, हाँ ये हम लोग उससे लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ t गिवन d, ये एक्चुअल में बेस थ्योरम में क्वेश्चन है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ t गिवन d इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t गिवन d कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d कॉम्प्लीमेंट। इससे ये एक्चुअल में अगर देखना चाहे तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ d गिवन t आपसे पूछा है, तो क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इंटरसेक्शन t कर लो अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ t कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और ये क्या होता है, अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t गिवन d क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटरसेक्शन d जो कि सेम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ d इंटरसेक्शन t के अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ d, यहां से क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ t गिवन d इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d। तो ऊपर यहां से क्या हो जाएगा, आप देखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t गिवन d इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d अपॉन में, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ t क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटरसेक्शन d प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटरसेक्शन d कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या था, d था, सॉरी ये हमारा ओवरऑल डिजीज, ये पूरा पेशेंट है जिसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डी में और एक डी कॉम्प्लीमेंट में। इसमें हमारे क्या होगा, टेस्ट टी वाले निकल गए, तो अब टी निकालना है तो टी क्या करेंगे, टी इंटरसेक्शन डी निकाले और टी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट निकाले, इन दोनों को निकाल कर जोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकल जाएगा, लेकिन निकल जाएगा। ऐसे ही काम किया गया है कि ये होल पेशेंट हमारे रहे हैं, ये होल पेशेंट रहे हैं जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को डिजीज है एक को डिजीज नहीं है। अब इसमें से हमने क्या कर लिया, जिनका टेस्ट करना है, ये हमने इतने लोग की टेस्ट की है, तो कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको डिजीज होगा उनकी टेस्ट पॉजिटिव दे रही है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, एक्चुअली इनको डिजीज नहीं रहा होगा। टेस्ट कितने लोग का हुआ, जिनका डिजीज नहीं निकला उनका भी है और जिनका डिजीज निकला है उनका भी है, तो इसमें हमारे टोटल टी आएंगे, मतलब कि डी इंटरसेक्शन टी भी निकलेगा और प्लस डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी भी निकलेगा, ये दोनों निकलेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इंटरसेक्शन टी को लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं। तो बस यहां से अगले पेज पे हमारा क्या आएगा, बस सेम तरीके से हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, आप ये समझ लीजिएगा, ऐसे ही मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन टी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, और फिर विच विल बी इक्वल टू टी गिवन डी कितना हो जाएगा, टी गिवन डी हो जाएगा 0.95 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन में 0.95 इनटू 0.01 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0.05 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, मतलब 0.01। क्यों, क्योंकि किसी के डिजीज होने और किसी का डिजीज न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ओवरऑल क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि दो ही लोगों से या उनको डिजीज होगी या तो उनको डिजीज नहीं होगी, यही दो पॉसिबिलिटी हमारी पॉसिबल है।
ठीक है, तो यहां से डी कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मिल जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया, 0.0, इसको भी ऐसे रहने देते हैं जैसे लिखा हुआ है, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.01 अपॉन में 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.01 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.99, ये निकलेगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा सिंपल। आप यहाँ पे 100 10,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 95 गुणे 1 अपॉन में 95 गुणे 1, ठीक है, प्लस 5 गुणे 99। अब इसको कर लीजिए, 95 मतलब 95 अपॉन में 95 प्लस इसका आधा कितना हो जाएगा, 49.5, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका 500, तो मतलब 495 आएगा, है ना, 495, 5 9 45 4 5 9 45 4 49, हाँ। और फिर 95 अपॉन में कितना हो जाएगा, 495 595 मतलब 590 आ जाएगा, 590 डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर यही है, ठीक है ना। तो यहां से ये प्रोबेबिलिटी निकल आई, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, कार्ड डेक। इन अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड डेक डिफाइंड, ए इज अ ड्राइंग अ हार्ट एंड बी इज अ ड्राइंग अ फेस कार्ड, ठीक है ना। हार्ट कितने हैं ये देख लीजिएगा, फेस कार्ड हमारे यही है, कितने होते हैं ये देख लीजिएगा, और फिर सेम फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर ये आएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मैंने 2 एग्जांपल ऐसे करके दिखा दिए। अब इनके एप्लीकेशन हटा दो, कोई मतलब नहीं है एप्लीकेशन आप लोग का इसका, क्योंकि जो एप्लीकेशन लिखा है वो आप लोग के सिलेबस से बहुत बाहर है, ठीक है। तो इनका एप्लीकेशन बस समझ लीजिए कभी आप वही बेस थ्योरम प्रूफ करने के लिए होता है। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है देख सकते हैं कि लेट ए बी एन इवेंट, ठीक है ना, ए बी एन इवेंट, ठीक है ना, ए बी एन इवेंट ठीक है, एंड लेट b1 b2 bn be the partition of the sample space mutually exclusive and exhaustive, that is bi intersection bj is equal to phi for I not equal to j and union of bi is equal to क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, मतलब सारे b को अगर जोड़ देंगे मतलब होल सैंपल स्पेस था, इसको हमने पार्ट वाइज से डिवाइड कर दिया, ये होल सैंपल स्पेस जो हमारा b1 b2 bn के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इनका यूनियन लेंगे तो होल सैंपल स्पेस हमारा जनरेट हो जाएगा, मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट ये सब सारे के सारे हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, और इन सबको मिलाएंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई, ये हमारी डेफिनेशन कहती है किसकी, ये हमारी डेफिनेशन कहती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो यहां से ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल क्या हो जाएंगे कि मेडिकल टेस्टिंग की अ डिजीज अफेक्ट्स 1% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01, एंड डी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा यार, इसलिए देखना पड़ता है गलत दिया है तो, हाँ ये डी कॉम्प्लीमेंट होगा 0.09, अ टेस्ट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी इज इक्वल टू, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है, ये पीछे हम लोगों ने निकाल लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, आप लोग को याद होगा ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हम लोगों ने निकाला, केवल यही डिनोमिनेटर ही निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ही निकालना है, तो आप इसको कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालना है
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t गिवन d1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d1 प्लस t गिवन d2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d2। तो यहाँ दो ही है, एक d है और एक d कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t given d into probability of d plus probability that t given d complement into probability of d complement। यही करेंगे तो यहां से हमको probability of देखिए t given d दिया हुआ ये, probability of d दिया हुआ ये, probability of t given d complement दिया है ये एंड probability of d complement दिया है ये। यहां से हम लोग probability of t निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अर्न प्रॉब्लम क्या है कि द थ्री अर्न कंटेन, अर्न वन में क्या है, दो रेड है और तीन ब्लू बॉल है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट रेड गिवन u1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 5, और अर्न 2 में एक रेड है चार ब्लू बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इसमें कितने हो जाएंगे 1/5। 3 रेड है और 2 ब्लू बॉल है, इसमें कितने होंगे 3/5। और किसी भी एक अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एक्चुअल में फाइंड करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन अर्न 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न u1 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन अर्न u2 यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ u2 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन अर्न u3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ u3, ठीक है। अब बस सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 1/3 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 3/5 इंटू 1/3, और 1/3 कॉमन कर लीजिए, 1/3 कॉमन तो 2/5 और 3/5 और 3 और 3 6/5, 6/5 और 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा आंसर 2/5, ठीक है। तो यहां से हमारा ये निकल आएगा, ठीक है। फिर हमारी ये ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं नवोदय बैच के थ्रू, बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चलती हैं, जिसकी इस समय ऑफर प्राइस जो चल रही है मात्र 1250 रुपए चल रही है, ठीक है। अगर आप DNS20 का कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये 1000 में पड़ जाएगा, जिसमें यहाँ पे कोर्स के जो फीचर्स मिलेंगे, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास, क्लास प्लस हैंड नोट्स मिलेंगे आपको, PYQs मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज भी मिलेगा, और आप इस पूरे टॉपिक को डिटेल में उसमें पढ़ेंगे और 4 पेपर पढ़ सकते हैं इसमें 2 मेजर और 2 माइनर होंगे, और कोर्स की जो वैलिडिटी आपकी है 3 मंथ की, मतलब सिलेबस 3 मंथ में खत्म हो जाएगा, और कोर्स की जो ड्यूरेशन होंगी आपकी वो एग्जाम तक चलेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमारे DNS एजुकेटर ऐप को आप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल ले सकते हो, और बाकी कुछ सैंपल्ड वीडियो से भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बेस थ्योरम, इसका प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बेस थ्योरम क्या है कि बेस थ्योरम इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये एक्चुअली क्योंकि इससे रिलेटेड एक अलग से इन्फरेंस बनी हुई है, मतलब एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से बनी है, और एक बेजियन प्रोबेबिलिटी जो कि बेजियन डेफिनेशन से पूरी बनी हुई है, मतलब ये दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, एक क्लासिकल और एक बेजियन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, मतलब जो एविडेंस मिलती जा रही है उससे अपने आप को हम अपडेट करते जाते हैं। मतलब कि जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर मैं कहीं 10 साल पहले गया था कि वो जगह कैसी है, वो जगह जाने लायक ही नहीं जाने लायक है, तो हम उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी बदलेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन अगर हम फिर से जाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो, कुछ सुधार हुए हों, तो वहां पे जाएंगे तो हम एक नई नॉलेज लेकर के जाएंगे, तो हमारे नॉलेज में क्या होगी, अपडेटेशन हो गई हमारे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी में अपडेटेशन किया हुआ और खराब हो गया है या और बढ़िया हो गया है, ये हमने अपडेट कर दिया। इट इज द कंसेप्ट ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है ना। इन इट इज वाइडली यूज्ड इन बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स द थ्योरम एंड प्रूफ। अब ये मतलब कि हम लोग यही करेंगे बात, जो कि यहाँ पे मतलब यही जो स्लाइड है हमारा, ये इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, या तो हम इसको मिटा ही देते हैं, छोड़िए, ठीक है।
तो यहां से फिर हम लोग अब ये पढ़ेंगे क्या होता है डेफिनेशन। ये हमारी सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये हम लोग ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जहां पे ये हमारी क्या है, ये हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मतलब अपडेटेड प्रोबेबिलिटी है, और ये क्या है, ये हमारी लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी जो कि हम लोग ये हम लोग मतलब जो सैंपल से लेकर जो हम लोग देखते हैं, और ये हमारी पहले की बिलीफ है प्रायर प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है, और ये होल सिस्टम जो है एक बेस थ्योरम कंस्ट्रक्शन देता है। फिर ये हमारा इसका एक्चुअल फॉर्म है बेस थ्योरम का, और ये इसके प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा बेसिक फॉर्म, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं, और फिर इन दोनों का यूज करके हम लोग बेस थ्योरम बनाते हैं। फिर जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, जनरल फॉर्म आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि इंटीग्रेशन आएगा वो बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स और इंट्यूशन क्या है, तो फिर से मैंने वही चीज लिखा है कि प्रायर ए क्या है, इनिशियल बिलीफ है हमको, लाइक्लीहुड क्या है कि हाउ वेल आई एक्सप्लेन बी, मतलब ए से हम बी कितना जान रहे हैं, मतलब कि पुराने डेटा से हम कितना जानते हैं, ठीक है। फिर मार्जिनल क्या है कि जो नॉर्मलाइज पोस्टीरियर हमको मिलता है वो हमारा है ये, और पोस्टीरियर मतलब जो हमारा अपडेटेड है वो नॉलेज क्या है वो ये। इंडिकेटिवली इट फॉर्मलाइज लर्निंग, मतलब स्टार्ट विद अ प्रायर, मतलब एक इनिशियल बिलीफ के साथ जाइए और फिर अपने बिलीफ को फाइनल करिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इन्वर्ट करता है, इसलिए करते हैं इन्वर्टेड प्रोबेबिलिटी टेक्निक भी इसको हम लोग बोलते हैं। फिर एप्लीकेशन क्या है बेस थ्योरम का, बेसियन इन्फरेंस में जो मैंने बताया था, मशीन लर्निंग में होता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक में होता है, स्पैम फिल्टरिंग में होता है, फॉरेंसिक एनालिसिस में भी होती है, इन सब का यूज होता है। आगे बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बस मैं हल्का सा बस इंट्रो करा दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको जानते नहीं हो, इसीलिए बस इसको मैं थोड़ा सा हल्के वे में रख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कहो को बहुत कठिन लग रहा है, जो कि है नहीं उसका यूज, ठीक है। अभी यहाँ पे तो अब कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी लिमिटेशन क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी होता है। सेंसिटिविटी टू प्रायर चॉइस इन द स्मॉल डेटा सेट, मतलब अगर हमारा बिलीफ बदल जाएगा तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए बदल देंगे तो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, क्योंकि वो हमारा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, मतलब हो सकता है हम कैलकुलेट करें किसी पर्टिकुलर इवेंट की वही सेम प्रोबेबिलिटी, आप वही सेम इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो तो दोनों के लिए अलग अलग आंसर आ सकता है, ऑब्जेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो आई थिंक इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम तो वैसे सिलेबस में नहीं था ना, बेस थ्योरम तो हो चुका है, वैसे सिलेबस में है, मतलब बेस थ्योरम तो हो चुका है, इसको तो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, अभी क्यों आ गए, ठीक है। तो हमारी फिर से वही ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं, बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, जिसकी ऑफर प्राइस हमारी मात्र 1250 रुपए है, 9 रुपए से हम लोग चला रहे हैं। कोर्स 3 महीने में खत्म हो जाएगा आपका, और जो कोर्स की वैलिडिटी है आपका ये एग्जाम तक चलेगा, मतलब किसी का एग्जाम नवंबर में तो नवंबर तक चलेगा, दिसंबर तक चलेगा। जिसके कुछ फीचर्स हमारे हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास है, लाइव डाउट क्लास मिलेंगे, क्लास प्लस हैंड नोट्स आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू कराए जाएंगे, और वन शॉट रिवीजन वाइज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस कोर्स को और मतलब कम दाम में अगर देखना है तो आप लोग डेली स्टडी कूपन कोड लगा सकते हैं, जो मात्र 1000 में आप लोग को ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 4 पेपर आपको पढ़ने के बाद 2 मेजर और 2 माइनर के लिए आप इसको डिटेल में कंप्रिहेंसिव वे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और हमारा डीएनएस जीके ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे सैंपल वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ आप मतलब पहले यूनिट ये सबके फ्री में मिलेंगे, आप लोग उसको देख भी सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोग को ये बात अच्छी समझ में आ गई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।